गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ जागो फिर एक बार पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सबसे पहले तो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं उनको बताऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, सबसे पहले तो ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से वाद के कवि थे? छायावादी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से थे? छायावादी। ठीक है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर बंगाल में सन 1896 में हुआ। ठीक, 1896 ईस्वी में हुआ। बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है। माँ के निधन के बाद ही पिता की असामयिक मृत्यु हो गई थी। असमय मृत्यु हो गई थी उनके पिता की। कुछ समय बाद पत्नी भी चल बसी। धीरे धीरे अन्य परिजन भी दिवंगत हो गए। कुटुंब के पालन पोषण का संपूर्ण भार उन्हें स्वयं ढोना पड़ा। पर आप कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपकी काव्य यात्रा सन 1916 ईस्वी से जूही की कली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनकी जो काव्य यात्रा है 1916 से 16 में जूही की कली से प्रारंभ हुई। ठीक है। 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के समन्वय में संपादक से जुड़े। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला ने प्रौढ़ काव्य रचना की। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, परिमल आदि आपके काव्य ग्रंथ हैं। आपकी लिखी प्रेसी, रेखा, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसी श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी की अमूल्य निधि हैं। कुकरमुत्ता जो है आपकी प्रखर व्यंग रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुकरमुत्ता आपकी प्रखर काव्य रचना है। अणिमा, बेला, नए पत्ते जैसी रचनाएं युगांतर प्रस्तुत करती हैं। निराला का काव्य साहित्य भी समुद्र है। आपके इनका जो काव्य साहित्य है वो क्या है? समुद्र है। आपकी कहानी संग्रह लिली, चतुरी, चमार, सुकुल की बीवी और सखी की कहानियां प्रसिद्ध हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती जैसी, निरुपमा जैसे उपन्यास आपके अर्थ संकट के फलस्वरूप प्रणीत हुए हैं। इनकी दो गद्य रचनाएं जो हैं कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिया को भी भुलाया नहीं जा सकता। निराला भारतीय संस्कृति के दृष्टा थे। वे गलत रूढ़ियों के विरोधी और संस्कृति के विविध पक्षों के उद्घाटक थे और पोषक थे। हिंदी काव्य क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्ति वृत्ति के साथ होता है। आप इस वृत्ति के प्रथम पुरस्कर्ता थे। वास्तव में ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सी विधि? मुक्त वृत्ति पदार्पण कायम मुक्त वृत्ति में हुआ और ये प्रथम पुरस्कृतकर्ता थे। इनको प्रथम पुरस्कार मिला था इस मुक्ति वृत्ति में। ये भी इम्पोर्टेंट है। वास्तव में निराला जी उदात्त भावों के छंद के बंधन बांध नहीं सकते। आप स्वच्छंदतावादी काव्य जगत के सर्वोत्कृष्ट कवि थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छंदतावादी काव्य जगत के सर्वोत्कृष्ट कवि रहे। ये जिसमें मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ वही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और उसको रीड करिएगा। उसके अलावा ये लेसन का नाम, उसके बाद ये राइटर का नाम ये भी आता है। ये किस विधा में लिखा गया है ये भी आता है। अब ये जो प्रस्तुत जो कविता है इसमें राष्ट्रीय चेतना प्रधान ओजस्वी स्वर को प्रकट करती है। इस टाइप से भी आ जाता है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब मैं इस कविता को समझाने का प्रयास करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके केंद्रीय भाव पर प्रकाश डाल देती हूँ। केंद्रीय भाव देखिए, आप बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है। प्रस्तुत कविता निराला जी के
राष्ट्रीय चेतना प्रधान ओजस्वी स्वर को प्रकट करती है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की पृष्ठभूमि को सृजित है ना। मतलब ये उस समय काय की स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसकी पृष्ठभूमि को दर्शाती है। इसमें भारतीय व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के महासंग्राम में योद्धा की तरह उद्धत करने का संकल्प भाव निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है ये भाव। निराला उस सर्ग की उस परंपरा को रेखांकित करते हैं जिसमें युद्ध को फाग के रंग की तरह मानकर अनेक वीरों ने अपने प्राण अर्पण किए। मतलब उन्होंने फाग की होली की तरह रंगों को अनेक रंग मानकर, और उन्होंने ये कहा कि उस खून की होली खेलकर उन्होंने अपने जीवन को, प्राणों को अर्पण कर दिया। युद्ध भूमि में अपने प्राणों का वीरों ने क्या किया है, प्राण अर्पण किए हैं। उत्मार्ग करने वाले उन वीरों ने परम पद प्राप्त करके मृत्यु पर मानो विजय प्राप्त कर ली थी। उनका यह वीर भाव ही उन्हें सिंह जैसा पराक्रमी बनाने वाला था, जो संघर्ष में अविचल और संकल्पवान रहता है, वही जीने का अधिकार भी रखता है। वीर प्रति परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले भारतीय व्यक्ति को अपनी संपूर्ण कायरता भूलकर अपने पराक्रमी और पुरुषार्थी जीवन को जागृत करना है। अपनी दास्ता के संपूर्ण बंधनों को त्यागने के लिए उसे जागृत होना है। उसे अपने ऋषियों की उस आर्ष वाणी को सदैव स्मरण करना है जिसमें भारतीय को सदैव महान माना गया है। उसे ब्रह्म का भी रूप माना गया है। कविता में सांस्कृतिक चेतना का उन्माद है। ठीक है, सांस्कृतिक चेतना को उन्मेष है। अपने वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया है। इस कविता में राष्ट्रीय नवजागरण का भाव निहित है। मुक्त छंद में रखी गई इस कविता में तत्सम शब्दों का भी समावेश है। ये तो आपका केंद्रीय बिंदु हो गया। अब इसके बाद मैं अर्थ समझाऊंगी।